हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। सॉल्यूशन यूनिट की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी और हमने स्टार्ट कर दिए थे आरपीएससी प्रीवियस ईयर के स्कूल लेक्चर के क्वेश्चंस। उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, द मेथड वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल। तो देखिए, जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला भी पढ़ा था। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चारों में हमने फॉर्मूले पढ़े थे। लेकिन हमने ये स्पेशली थ्योरी में पॉइंट पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर में, कि जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं तो वहां पर हमने स्पेशली पढ़ा था कि अगर आपके प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, मैक्रोमोलिक्यूल है या पॉलीमर है, तो वहां पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेथड है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने का, उसको प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये अगर आपने थ्योरी में पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर सकते हैं, वरना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्यों हो सकता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो आप चारों मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं और आपने चारों में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। लेकिन जब पॉलीमर्स की बात आती है, मैक्रोमोलिक्यूल की बात आती है, तो वहां पर बेस्ट मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, द सॉल्यूशन कंटेन्स 3 कंपोनेंट ए, बी एंड सी, 0 मोल ईच, देन सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन इज। तो अगर आपने थ्योरी वीडियो ढंग से देखा हो तो वहां पर मैंने आपको एक पॉइंट कहा था कि अगर आपके कोई सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर अगर आप हर कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा उसकी वैल्यू 1 आएगी। अब उसमें किसी के भी कितने मोल दे रखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर इसकी हम बात करें, इस कंसेप्ट की बात करें, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो एक हमसे गलती या सिली मिस्टेक्स कह सकते हैं, वो क्या होती है कि इसका आंसर कितना आ रहा है? 1। आंसर कितना आ रहा है? 1। 1 का मतलब वैल्यू आ रही है। तो गलती से हमारा दिमाग रेस्पॉन्ड क्या करता है? 1, और हम 1 को गोला कर देते हैं या 1 को टिक कर देते हैं। जो भी है आपके ऑनलाइन ऑफलाइन डिपेंड करेगा, ऑफलाइन ही होता है। तो हम 1 को गोला कर देते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान करना, वैल्यू 1 है लेकिन ऑप्शन 3rd है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये तो हमने याद कर रखा था, अगर मान लो आपको याद ना हो तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी। तीनों के मोल कितने दे रखे हैं? 0.2। और मोल फ्रैक्शन जो है, मैंने इसको कह दिया एक्स ए, इसको कह दिया एक्स बी, इसको कह दिया एक्स सी। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, 0.2 और टोटल मोल नीचे। अब टोटल कितने हैं? तीनों को ऐड कर लीजिए, 0.6 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। अब क्योंकि तीनों के मोल्स बराबर हैं तो इसका भी 1/3 आ रहा है, तो इसका भी 1/3 आ रहा है, तो इसका भी 1/3 आ रहा है। और तीनों को आप ऐड कर लीजिए। तो जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1, 3/3 = 1, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपका टाइम बच जाएगा और गलती होने के चांस भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्व करते वक्त हो सकता है आपसे कोई सिली मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम बेंजीन, देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोललता पूछी है, देख लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, वरना फॉर्मूला तो सही होगा लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? एन का वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब मैं स्मॉल एम नहीं लिख रहा मॉलिक्यूलर वेट के लिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इनटू 1000/W। जैसे ही मैंने 1000 लिखा, ये W ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। एसिटिक एसिड का वेट कितना दे रखा है? 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का? तो देखिए, एसिटिक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, अगर मुझे याद है तो अच्छी बात है, तो याद है तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूंगा। अगर याद नहीं है तो सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, ऑक्सीजन का कितना है? 16, और हाइड्रोजन का कितना है? 1। 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 और ये 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 60 आना चाहिए। ठीक है, 60 ही आएगा। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपका टाइम बच जाएगा और गलती होने के चांस भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर याद नहीं भी है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा कोई टाइम नहीं लग रहा। इनटू वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट हो गया 1000/W। W कितना दे रखा है? 200 ग्राम।
तो ये आपके 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया, ये 6 से 6 गया, 1/2 बच गया। 1/2 का मतलब 0.5 मोलैलिटी, ठीक है, 0.5 मोलैलिटी। तो यहाँ पर 0.5 मोलैलिटी का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आधा मोल जो है वो प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। अब ये तो हमने फॉर्मूले से कर लिया, तो फॉर्मूले से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपने क्या करा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग चलाएंगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ये क्वेश्चन मुझे पूछता, तो मुझे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेता। कैसे सॉल्व करता, मेरे दिमाग में डेफिनेशन फिट है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, ये मुझे निकालना है, और ये मैंने निकाल लिया तो मेरी मोलैलिटी आ गई। तो अब मैं अगर ये क्वेश्चन पढ़ता तो कैसे सॉल्व करता, व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड। अब ये कोई भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ये बात की बात है। पहले तो मेरे को इंपॉर्टेंट क्या है, 6 ग्राम दे रखा है। व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम बेंजीन। अब ये सॉल्वेंट कोई सा भी दे रखा है, उससे भी मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है 200 ग्राम से। देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इससे तो मतलब है, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए। इससे मुझे मतलब नहीं कि कौन सा सॉल्वेंट दे रखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी जब निकाल रहे हैं तो कौन सा सॉल्वेंट है उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करता, थ्योरेटिकली, हालांकि आप तो ऐसे सॉल्व कर लेना, फिर भी अगर आपको ऐसे काफी आपने सॉल्व कर लिया और प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आप थ्योरेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मुझे क्या करना है, 1 किलोग्राम में निकालना है, तो 200 ग्राम को 1 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 से गुणा, 5 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैंने 200 को 5 से गुणा करा तो ये 200 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में। तो अगर मैं इसको 5 से गुणा कर रहा हूं तो इसको भी 5 से गुणा करूंगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि 200 ग्राम सॉल्वेंट में 6 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अगर मैंने सॉल्यूशन को 5 गुना कर दिया तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने हो जाएंगे, 30 ग्राम सॉल्यूट हो जाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। 200 ग्राम में 6 ग्राम है तो 1000 ग्राम में कितने हो गए, 30, 5 से गुणा कर दिया दोनों को। अब मेरे पास सॉल्वेंट तो है 1 किलोग्राम आ गया जो कि मुझे चाहिए था, सॉल्यूट आ गया 30 ग्राम। अब 30 ग्राम सॉल्यूट कितने मोल के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या, वेटिंग ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट, 30 डिवाइडेड बाय 60, 1/2 आ गया, मतलब आंसर आ गया। तो अब ये तो मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकली अगर आप सॉल्व करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल जाने की जरूरत है, तो मैं बता रहा हूँ कि दिमाग में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5, ये आपके आ जाएगा 0.5 मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट और एप्लीकेशन पार्ट काफी टफ है, मतलब इतना आसान नहीं है कि आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फिर क्या होता है कि आप टाइम भी लगा देते हैं और आंसर नहीं आता तो आप पैनिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा एग्जाम में फिजिकल लास्ट में करनी चाहिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। मतलब किसी टेम्परेचर पर प्योर बेंजीन का मतलब प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा है, उसका जो आपके वेपर प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.85 बार। आगे कह रहा है द नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ब्रैकेट में मोलर मास दे रखा है कितना, 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। अब देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि इसने एक सॉल्वेंट ले रखा है जिसको इसने कहा है बेंजीन ले रखा है, ठीक है, बेंजीन सॉल्वेंट दे रखा है। तो बेंजीन सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और जब वो सॉल्यूशन बना रहा है तो उस फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, कंपेयर कर देता हूँ। तो प्योर फॉर्म में तो है 0.85 और सॉल्यूशन में कितना है, 0.845, ठीक है। अब जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो वहां पर सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 39 ग्राम, और सॉल्यूट कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम। अब ये कह रहा है मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, तो जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है स्कूल लेक्चर 2018 में पूछा गया है, स्कूल लेक्चर 2022 में पूछा गया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया है, और सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। फर्क क्या है, 2018 और 22 में थोड़ा सा इसने क्या करा, वेरिएशन कर दिया लैंग्वेज में। 18 में इसने प्योर बेंजीन लिखा हुआ है, 2022 में इसने क्या कर दिया, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कर दिया। उसके अलावा एक चेंज और करा, वो क्या करा, 39 की जगह 40 कर दिया, थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा 19 भी चेंज कर दिया, क्वेश्चन सेम है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। कैसे करें, प्योर
लिक्विड और सॉल्यूशन का जब हम वेपर प्रेशर को कंपेयर करते हैं तो वहां पर एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है राउल्ट्स लॉ में। क्या पढ़ रखा है? PS इक्वल्स टू P मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें स्मॉल एन कैपिटल एन आप पहले बाद में कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। PS जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P क्या है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, डॉट एन, एन क्या है मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का, कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब अगर आप यहाँ पर ही क्या है वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो कैलकुलेशन आपकी टिपिकल हो जाएगी। तो एक बार हमें क्या करना है, स्मॉल एन निकालना है। क्या निकालना है? स्मॉल एन। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ कि मुझे स्मॉल एन चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया PS स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल्स टू P कैपिटल एन। ठीक है, इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा PS स्मॉल एन प्लस PS कैपिटल एन इक्वल्स टू PN। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, एक्चुअल में स्मॉल एन चाहिए, तो ये हो जाएगा PS स्मॉल एन इक्वल्स टू, अब ये PN और PS है, ये PSN यहां पर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, PN माइनस PSN। P जो है वो प्योर का वेपर प्रेशर है, PS किसका? सॉल्यूशन का। और N चाहिए मुझे, तो N चाहिए तो ये हो जाएगा PN माइनस PSN अपॉन PS, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे स्मॉल एन सॉल्व करना है। अब मैं वैल्यू रखूंगा, P जो है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है 0.85। ठीक है, उसके बाद N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? सॉल्वेंट के। ये मैं साइड में अलग से निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने मुझे कैपिटल N, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 39, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 को मैं 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 0.5 माइनस PS कितना है 0.845 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय PS जो है 0.845, ये मैंने लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा सॉल्यूशन, क्योंकि जो डेटा दे रखा है न्यूमेरिकल के लिए वो इतना सिंपल नहीं है कि वो आप आसानी से सॉल्व कर लें, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। इसलिए फिर क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन आप लास्ट में करिए, जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाए तसल्ली से टाइम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक चीज और है, कई बार क्या होता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तो साथ में कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं। कैलकुलेटर लेके बैठने से क्या होता है कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तब तक आपकी फटाफट काम हो जाएगा, फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो प्रैक्टिस करिए कि कैलकुलेटर साइड में रख के न्यूमेरिकल करिए, ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो अच्छे से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये क्या है कि आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से भाग दे दो, कैसे कर दो, आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व कर देता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया आपके 425 माइनस 0. ये हो गया। ठीक है, मैंने क्या करा 0.85 था, एक 0 लगा दिया और 2 से भाग दे दिया, तो 4 50 का 25 हो गया। और यहाँ पर 8 का कितना हो गया 4, 4 का कितना हो गया 2, और इधर 50 मान लिया उसका 25 हो गया। ठीक है, 2 से भाग दे दिया मैंने, ये हो गया 0.845। अब इसको आप जब माइनस करेंगे तो मैं इसको समझने के लिए ये लगा देता हूँ। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 0.0025, और ये है आपके 0.845। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 0.5, मॉलिक्यूलर वेट ये हमें निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट एक साइड रख दिया, ये मान लीजिए यहाँ ले गया। तो इसको आपको क्या करना है, ये यहाँ ले गया तो ये यहाँ जाएगा 0.5 इंटू 0.845 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा 0.0025। अब ऊपर पॉइंट के बाद कितने 3 और 1 4, और नीचे भी 4 है, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 बचा 3, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 169 आंसर आ रहा है। और यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो 170 के आसपास दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान नहीं था। आप कई बार आप क्या गलती कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वेटिंग यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे, तो वो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये क्या फॉर्मूला तो स्टार्टिंग में सिंपल दिख रहा है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है।
इसलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए 2018 का आपने पेपर देखा होता पुराना, तो 2022 में रिपीट हुआ है, आपको वैसे ही याद आ जाता है कि इसका आंसर क्या है। तो आप, हालांकि वो रट्टा लॉजिक कहलाती है, लेकिन फिर भी आपका टाइम तो बच गया। एक आपने इसको सॉल्व करा, कम से कम आपके 5 मिनट लग जाएंगे, 4 से 5 मिनट, और ये आपको वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर हमेशा देख के जाइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 2 का मतलब दो इसने दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग है। पहला दे रखा है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, तीसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ये तीन ऑप्शन यहाँ हो गए। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एसीटोन एंड इथेनॉल, दूसरा दे रखा है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, और तीसरा दे रखा है बेंजीन एंड टोलुइन। अब आपको क्या करना है, ये आपके सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, मतलब लिक्विड कह दो, सॉल्वेंट कह दो, कुछ भी कह दो, दो लिक्विड के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, पता लगाना है या चेक करना है, मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल है, पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब मुझे इतना तो अच्छा पक्का याद है कि भाई बेंजीन और टोलुइन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब फर्स्ट जो है वो सी से मैच कर रहा है। तो ऐसे में हमेशा क्या करिए, फर्स्ट सी से मैच कर रहा है, मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब ये बच गया, हालांकि इसमें क्या है, क्योंकि तीन ही है तो बात तो वही हो गई कि अब आपके 50-50 हो गया, कम से कम इतना आप कह सकते हैं। चार में से दो ऑप्शन कट गए। अब थोड़ा सा आपको ये है कि भाई ये दोनों नॉन आइडियल तो है, इतना तो मुझे ध्यान है, लेकिन अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मुझे याद नहीं। तो देखिए, ये तो आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर फोर्थ है, CAB। इसका मतलब फर्स्ट का C, सेकंड का A। सेकंड का मतलब ये आपके पॉजिटिव डेविएशन ये वाला है, और नेगेटिव डेविएशन ये वाला है। मतलब एसीटोन और इथेनॉल जो है पॉजिटिव डेविएशन वाला है, और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है वो नेगेटिव डेविएशन वाला है। सॉरी, इसलिए मैंने आपको जब बताया था चार्ट में कि भाई ये आपके आइडियल के एग्जाम्पल है, ये आपके नॉन आइडियल के एग्जाम्पल है, उसमें पॉजिटिव का ये वाला है, नेगेटिव का ये वाला है, आपको याद करके जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप याद करके नहीं जाएंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पर आपके कोई कंसेप्ट तो लगने से रहा, आपको याद ही होना चाहिए। अब ये एग्जाम स्कूल लेक्चर में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, 2018 में पूछ रखा है, तो ये आपको याद होने चाहिए सारे एग्जाम्पल। तो अगर मान लीजिए कोई सा भी एग्जाम्पल दे दे वो आपको, तो आपको याद होना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम भी कंज्यूम नहीं हो रहा। याद अगर आपको है तो आप 1 मिनट में या आधे मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 आर डिजोल्व इन 2 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ वेसल एट व्हाट टेम्परेचर द सेल बॉयल। मतलब ये क्या कह रहा है कि आपके ग्लूकोज दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 ग्राम। 36 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, कितने वाटर में, 2 किलोग्राम वाटर, मतलब 2 किलोग्राम पानी में 36 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिजोल्व कर रखा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इसका जो आपके Kb की वैल्यू है, ठीक है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब ये कह रहा है कि जब आपने पानी का सॉल्यूशन बना दिया, अब वो जो पानी है वो कितने टेम्परेचर पर बॉईल होगा, मतलब उसका अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा सॉल्यूशन का। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, मतलब ये मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके प्योर वाटर होता है, या सिंपल हम कहें कि प्योर सॉल्वेंट का मतलब वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो फॉर्मूला होता है डेल टीबी का, तो सीधे सीधे डेल टीबी लिख देता हूँ। डेल टीबी का मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। अगर मान लो आपका फॉर्मूला याद नहीं है, मान लो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो भी आप अगर मान लो रिस्क लेनी है तो कैसे कर सकते हो कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं, राउंड ऑफ में अगर करें, और एक्यूरेट करें तो 273.15 ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं प्योर वाटर की भी बात करूं बिना सॉल्यूशन की, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 373, या और एक्यूरेट करें तो 373.15, नॉर्मल करते हैं 373। अब ये 273 केल्विन दे रखा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हालांकि इसने ब्रैकेट में मेंशन भी कर रखा है डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मेंशन नहीं भी कर रखा होता तो जो ऑप्शन सही होता हमको वो टिक करना होता है। अब यहाँ पर ये जो है ये 100 डिग्री से कम हो गया,
तो ये तो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का हुआ, ये तो कम हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दो ऑप्शन बच गए, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। अब मैं वापस से सॉल्व करता हूँ। तो डेल टीबी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, के बी डॉट एम, एम क्या है, मोलैलिटी। इसको सॉल्व करते हैं। के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके, 0.52 ये दे रखी है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.52, स्मॉल एन का मतलब वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। लिख देता हूं वेट इन ग्राम स्मॉल डब्ल्यू, मॉलिकुलर वेट स्मॉल एम, इंटू 1/W। ये है किलोग्राम में, ये ग्राम में है। 0.52 इंटू वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 36, मॉलिकुलर वेट 180 होता है। ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 180। अगर आपको याद नहीं कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं करा, टाइम कंज्यूम होगा इसलिए। अब क्योंकि किलोग्राम में दे रखा है तो आपको 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 2 किलोग्राम है तो 2 लिख दिया। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके 0.052। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 0.052। मतलब इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट था उससे। मतलब जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उससे कितना डिग्री बढ़ जाएगा, 0.052। तो यहां पर आप देखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान रहा हूं मैं, तो उसमें मैं कितना ऐड करूंगा, 0.052। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि डिग्री सेंटीग्रेड है डिग्री केल्विन है, जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ये क्या है, इतने डिग्री बढ़ेगा। अगर केल्विन में होता तो 373 में जोड़ देते, और डिग्री सेंटीग्रेड में है तो 100 में जोड़ दिया। ठीक है, वो दोनों के अकॉर्डिंग आपको चलना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 × 10⁻² m एसिड इज 0.248 एटमॉस्फेयर। ये इसने क्या कह रहा है कि एक एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन ये है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना आ रहा है और टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ द एसिड गिवन दैट आर। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये मतलब देखा जाए तो ये कॉमन जो पैटर्न है क्वेश्चन का उस पर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत सिंपल है। बस आपको क्या है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और ये समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है या कहना क्या चाह रहा है, जो भी आप कह सकते हैं। अब ये वापस से रिपीट कर रहा हूँ, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये इसने दे रखी है कंसंट्रेशन एसिड की, और इसने ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी वो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा है डेटा, मतलब वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मतलब वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड, थ्योरेटिकल नहीं है। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ द एसिड गिवन दैट दिस। अब यहाँ पर क्या है कि मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूं, ठीक है, उससे फिर आपको आसानी होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें समझने में। वांट ऑफ फैक्टर के जब हमने फॉर्मूले की बात करी थी तो हमने क्या कहा था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थी ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर क्या है कि ऑब्जर्व्ड उसने दे रखा है, मुझे थ्योरेटिकल निकालना है। थ्योरेटिकल निकालने के बाद ऑब्जर्व्ड से डिवाइड कर दो। तो सिंपल सा थ्योरेटिकल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इक्वल्स टू CRT, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है मेरे पास पाई इक्वल्स टू CRT। तो मैंने क्या करा, थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर में निकाल रहा हूँ, ऑब्जर्व्ड मुझे दे रखा है। ठीक है, थ्योरेटिकल है पाई इक्वल्स टू CRT। तो मैंने क्या करा, C जो है कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻²। R कितना दे रखा है, ये रहा 0.082। और T जो है, अब यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी टेम्परेचर फॉर्मूले में लिखते हैं तो केल्विन में आता है। अब आप कई बार कंफ्यूज होगे, सर हमने तो डिफरेंस तो टेम्परेचर, देखिए डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आता है चाहे केल्विन लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लो, लेकिन फिर आंसर के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। यहाँ पर तो आपके क्या है, डिफरेंस तो नहीं, सीधी वैल्यू लिखनी है।
तो राउंड ऑफ जो भी है आपके 273 ऐड करके 300 केल्विन लिख दिया मैंने। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो ये जो दो पावर माइनस में इससे ये क्या हो गया, 2 जीरो कट गए। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 को इससे, तो 3 टू जा 6, 3 8 जा 24, ये आ गया 0.246। तो आई की जो वैल्यू है ऑब्जर्व कितनी दे रखी है, 0.248, और थ्योरेटिकल जो है वो है 0.246। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करा, जबकि एक्चुअल में 273.15 ऐड करते हैं, तो वो राउंड ऑफ में ज़्यादा कैलकुलेशन में टिपिकल नहीं जाए, तो मैंने कर दिया। अब आप इसको देखोगे, थोड़ा सा आंखें खोल के ढंग से देखोगे, तो अब आप इसको सॉल्व करने मत लग जाना कि भाई ये ऊपर 48 है नीचे 46 है। आप तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो है यहाँ पर ये लगभग 1 के बराबर आ रहा है, तो आपके ऑप्शन ये रहा, ये है 0.46 नहीं है, 1.5 नहीं है, 0.02 नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपको उसने क्या करा, अननेसेसरी दिमाग में उलझा दिया कि भाई वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। ये तो उसने कुछ नहीं कहा कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है क्या नहीं है। उसने सिंपल सा क्या करना चाहा कि एक्सपेरिमेंटली तो खुद ने दे दिया और थ्योरेटिकली आपसे निकलवाना चाह रहा है पाई इक्वल्स टू CRT। अब आपको पता तो है नहीं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो आपने सिंपल थ्योरेटिकल फॉर्मूला लगा दिया। फिर आपने क्या करा, ऑब्जर्व जो डेटा दे रखा है उसको डिवाइड कर दिया, जिससे थ्योरेटिकल से लगभग 1 आ रहा है आंसर। तो ये भी एक तरीका है किसका, वांट ऑफ फैक्टर निकालने का। अब कई बार होता क्या है कि आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। देखिए हमने थ्योरी तो पढ़ी है, थ्योरी में ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, तो क्वेश्चन को पढ़कर उसको समझकर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, यही आपका प्रैक्टिस का खेल है और यही आपका सिलेक्शन करवाता है। क्यों? क्योंकि केवल थ्योरी केवल फॉर्मूला तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कितनी आप कर रहे हो। और दूसरा ये है कि लाइन टू लाइन प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है, बच्चे यहाँ भी भाग रहे हैं, वहां भी भाग रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उससे मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। एनर्जी को कंसंट्रेट करिए और जो आपके काम का है उस पर फोकस करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछ रखा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, फॉर ट्रू सॉल्यूशन करेक्ट आंसर इज। मतलब ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब आइडियल सॉल्यूशन आप समझ लीजिए, तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन जो है या सिचुएशन जो है वो करेक्ट है। क्या ऑप्शन दे रखा है, डेल एच मिक्स इक्वल्स टू 0, डेल एच मिक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, डेल एच मिक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू, डेल वी मिक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज क्या हो गया, फॉर ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि आइडियल सॉल्यूशन की 3 कंडीशन है, वो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपके जो एग्जाम्पल हैं आइडियल और नॉन आइडियल के, वो आपको ध्यान रखना है। तो उससे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चर में इसी कंसेप्ट पे 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डेल एच मिक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आइडियल के लिए सही नहीं है, ठीक है, नॉन आइडियल के लिए। आगे दे रखा है ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, स्कूल लेक्चर 2018-2022 में आया था। तो ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम है, सॉल्यूशन का पैटर्न सेम है, बस वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। स्कूल लेक्चर 2018-2022 में जो बेंजीन का क्वेश्चन आया था 39 ग्राम और 0.5 ग्राम वाला, बिल्कुल सेम टू सेम वही कंसेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन। अब देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, नॉन वोलेटाइल भी आप इसको कह सकते हैं, 5 ग्राम दे रखा है। इलेक्ट्रोलाइट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो आपके वाटर आ गया। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज दिस, मतलब ये वेपर प्रेशर जो है किसका, सॉल्यूशन का, वो ये दे रखा है 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर इज, तो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में बात कर रहे हैं उसी पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ये है, मतलब ये सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूशन का। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज, अब यहां पर आपके वही फॉर्मूला आएगा, P इक्वल्स टू पी एस कैपिटल N अपॉन कैपिटल या स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। मतलब क्या है कि आपके जो, ठीक है, यहां पर आपके ये P है और ये PS है, ये करेक्शन आप कर सकते हैं कि जो आपके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है,
प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करूँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा पी एस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और ये हो जाएगा पी एन। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा पी एस स्मॉल एन प्लस पी एस कैपिटल एन इक्वल्स टू पी एन। और फिर मैं क्या करूंगा, पी एस एन को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा पी एस स्मॉल एन इक्वल्स टू पी एन माइनस पी एस एन। और मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मतलब स्मॉल एन मुझे चाहिए, तो ये हो गया पी एन माइनस पी एस एन अपॉन पी एस स्मॉल एन, तो मैंने रख ही रखा है, इतना मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब स्मॉल एन की भी अगर मैं बात करूं तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 5 दे रखा, आई थिंक कितना दे रखा है, 5। मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए मुझे निकालना है। तो अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट को अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5ps, ये यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा, पी एन माइनस पी एस एन। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक गलती क्या है कि अगर मैंने इसको ऐसे सॉल्व करा है, अगर मैं ऐसे सॉल्व ना करके डायरेक्ट वैल्यू लिख देता कि भाई कैपिटल एन क्या होगा, स्मॉल एन क्या होगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पहले लग देता, तो उसको सॉल्व करना और टिपिकल हो जाता। ये मैं सिंपल फॉर्मेट में इसको लेके आ गया। अब ये 5 लिख दिया मैंने। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कितना दे रखा है, 2985। ठीक है, इतना ही दे रखा है, 2985। अब यहाँ पर एक और कर सकते हैं काम, कैपिटल एन को आप कॉमन ले सकते हो, ये और अच्छा काम हो गया। सॉल्व जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको और आसान तरीका आ जाएगा। कैपिटल एन कॉमन ले सकते हैं, तो कैपिटल एन अगर मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया, पी माइनस पी एस। पी कितना है 3000, पी एस कितना है 2985, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और बाहर जो एन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या है, वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम कितना है 100, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। अब ये नीचे लिखूंगा उसकी जगह कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो 18 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना, तो ये हो गया 5 इंटू 2985 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 3 6 जा 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो सीधे से पॉइंट लग जाएगा। अब 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, 2985 इंटू 6, 6 पंजे 30, 0 3 आ गया, 8 6 48 और 3 51 का 1 हासिल का 5, 9 6 54 और 5 59 का 9 हासिल का 5, 6 दूनी 12 और 5 17। ये आपके मल्टीप्लाई में वैल्यू आ रही है और डिवाइडेड बाय 100 है, ये पॉइंट आ जाएगा 179 पॉइंट समथिंग, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। पहली बात तो ये कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे लगेगा। फॉर्मूला तो लगाना आ गया, लेकिन उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल काम है। जब तक आप पहले का मतलब एग्जाम देने से पहले इस तरीके के 7-8 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों, पहले तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन से फॉर्मूले को कैसे लगाना है, फिर कैसे सॉल्व करना है, ये भी मुश्किल काम है। और उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे, देखिए ये तो मैं मेरे हिसाब से तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, ऐसा नहीं है कि जो मेरा तरीका वही सही है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें, फॉर्मूला ये लगाए, फिर जैसे भी सॉल्व करें, जैसे भी आपको आसान तरीका लगे वैसे सॉल्व करें, आंसर सही आना चाहिए। अब होता क्या है, शुरू में आपने क्या वेटिंग का अपन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो कैलकुलेशन और टिपिकल हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि पिछली बार जब मैं हमने क्वेश्चन सॉल्व करता उसमें कॉमन नहीं लिया था, तो 2 बार गुणा करो फिर वापस से माइनस करो, तो ये कॉमन आ गया है और आसान हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 180। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।